हेलो साथियों, वेलकम टू द एग्जामपुर। हमें एग्जामपुर कलम से क्रांति की ओर। तो नमस्कार, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। 6 बज चुके हैं, आपकी क्लास शुरू हो चुकी है। आ जाएंगे सारे लोग, जुड़ जाएंगे हमारे साथ। तो आज जैसा कि आपको पता है, ये जो सीरीज होती है पर डे हमारी मॉर्निंग में, वो विविध की होती है, मिसलेनियस की होती है। तो जैसे कि आपने कल आपकी क्लास हुई थी मेजर गवर्नमेंट स्कीम, केंद्र सरकार की प्रमुख योजनाएं, उसका पार्ट 2 लेके हम आपके सामने हाजिर हैं। ये योजना आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है और आपकी नॉलेज को इंक्रीज करने के लिए, ताकि आप जो हमारे सरकार की योजनाएं हैं उनसे उनके बारे में आप परिचित हो सकें, सरकार की योजनाएं आप तक पहुंच सके और उनका लाभ उठा सकें। इस दृष्टि से भी आपके लिए काफी महत्वपूर्ण योजनाएं हैं। तो हम लोग शुरू करते हैं, जैसे कि हमने कल शुरू किया था, फिर से आज शुरू करते हैं। यहाँ पर दिख रहा होगा आपको पार्ट 2। यहाँ पे क्या दिख रहा है? यहाँ पे दिख रहा है आपको पार्ट 2। तो पार्ट 2 लेके हम आपके सामने हाजिर हैं। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। यहाँ पे आपके प्रधानमंत्री, हमारे प्रधानमंत्री मतलब हंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। चलिए इसके बाद हम लोग अगली पीपीटी पर चलते हैं और जहां से हमारी पहली योजना, आज की पहली स्कीम सरकारी शुरू होती है। आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे क्योंकि ध्यान देना बहुत जरूरी है, समझाने की जिम्मेदारी मेरी है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना। क्या दिख रहा है? तो आज की जो स्कीम है, हमारी योजना है केंद्र सरकार की, वो है प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना, प्राइम मिनिस्टर रूरल हाउसिंग स्कीम। तो अगर इसकी बात करें, इस स्कीम का, इस योजना का उद्देश्य क्या है? तो इस योजना का उद्देश्य है समाज कल्याण। क्या है? समाज कल्याण इस योजना का उद्देश्य है। कहने का मतलब है सोशल वेलफेयर। क्या है? सोशल वेलफेयर इस योजना का उद्देश्य है। सरकार का कर्तव्य होता है कि वो अपने नागरिकों को, अपने लोगों का कल्याण करे, उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाए। तो जिन लोगों के पास मकान नहीं होते, आवास नहीं होते, उन लोगों को आवास देना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। और खासकर किन लोगों को? जो ग्रामीण आबादी है। यहाँ पर दिख रहा है अर्बन लोगों के लिए एक अलग से योजना है सरकार की। ये योजना पूरी तरह ग्रामीण परिप्रेक्ष्य पर, परिक्षेत्र पर केंद्रित है। तो क्या हो जाएगा? ग्रामीण आवास योजना। इसके बारे में हम बात करेंगे। रिस्पॉन्सिबल मिनिस्ट्री, किस मंत्रालय के द्वारा इस योजना को चलाया जा रहा है? तो आपके लिए मंत्रालय हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। क्या हो जाएगा? मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, ग्राम्य विकास मंत्रालय। हिंदी में क्या कहेंगे इसको? ग्राम्य विकास मंत्रालय है। जब इस योजना को शुरू किया गया था, 2015 में यह योजना शुरू होती है, तब इसके मिनिस्टर थे तत्कालीन कैबिनेट मिनिस्टर चौधरी वीरेंद्र सिंह। कौन थे? चौधरी वीरेंद्र सिंह। हालांकि इनको 5 जुलाई 2016 को नरेंद्र मोदी सरकार का पहला, क्या होता है? नरेंद्र मोदी सरकार का पहला एक्सटेंशन होता है कैबिनेट का, और इनको हटा के नरेंद्र सिंह तोमर को बनाया जाता है कैबिनेट मिनिस्टर फॉर रूरल डेवलपमेंट, जो कि वर्तमान में भी आपके नरेंद्र सिंह तोमर इसके मंत्री हैं, रूरल डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के मिनिस्टर हैं। इसके आगे हम लोग चलते हैं। तो इस योजना के बारे में आपको एक बात बहुत महत्वपूर्ण जाननी पड़ेगी, और ये है कि इस योजना को केंद्र सरकार के द्वारा पहली बार शुरू नहीं किया गया। इस योजना ने एक पुरानी योजना को रिप्लेस किया, और वह योजना थी 1985 में तत्कालीन प्रधानमंत्री, उस समय के प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी के द्वारा शुरू की गई योजना, जिसका नाम था आवास, इंदिरा आवास योजना। क्या था? इंदिरा आवास योजना का ये वर्तमान स्वरूप है। 1985 में इंदिरा आवास योजना नामक आपकी योजना चलाई थी राजीव गांधी ने। राजीव गांधी की बात करें तो राजीव गांधी नवंबर 1984 में भारत के प्रधानमंत्री बने। कांग्रेस के नेता थे, इंदिरा गांधी जी के बेटे थे, राहुल गांधी जी के पिताजी थे। तो क्या हो जाएगा? नवंबर 1984 को भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं, और भारत के लिए इन्होंने एक रिकॉर्ड बनाया, और वो रिकॉर्ड था कि न्यूनतम आयु में, मिनिमम एज में भारत के बनने वाले प्रधानमंत्री थे। इनका जन्म होता है, मैं इधर लिखता हूं, इनका जन्म होता है 20 अगस्त 1944 को। कब होता है? 1944 को इनका जन्म होता है, और ये नवंबर 1984 में भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं। अर्थात जब ये भारत के प्रधानमंत्री बने, तब इनकी उम्र 40 वर्ष की थी। तो 40 वर्ष की उम्र में बनने वाले भारत के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री हैं। तो आपने देखा इनके बारे में। तो इस योजना को बेसिकली उन्होंने शुरू किया था, लेकिन सरकार ने इस योजना में कुछ बदलाव करते हुए प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के नाम से इस योजना को फिर से चलाया।
फिर से चलाया। इसके बाद हम लोग अगली स्लाइड पर चलते हैं। इस योजना के बारे में और क्या महत्वपूर्ण जानकारी आपके सामने हो सकती है। तो क्वेश्चन बनता है आपका कि प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना किस एक योजना के जगह पर चलाई जा रही है। तो आपकी योजना हो जाएगी इंदिरा आवास योजना, जो कि 1985 में उस समय के प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी के द्वारा चलाई गई थी। इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई थी 31 अक्टूबर 1984 में। उसके बाद प्रधानमंत्री बने राजीव गांधी। इसके बाद आते हैं उद्देश्य क्या है इस योजना का। तो समाज कल्याण इसका उद्देश्य है, लेकिन किस तरह से करेगी समाज का कल्याण उसको देखते हैं। तो इस योजना के माध्यम से इसका एम है भारत में गरीब परिवारों को, गरीब मतलब बीपीएल, बिलो द पॉवर्टी लाइन फैमिली, कैसे गरीब परिवारों को मुफ्त में आवास प्रदान करना है। इस योजना के माध्यम से मैदानी भाग जो आपके प्लेन एरिया होंगे उनमें जो आवास बनाए जाएंगे, उन आवास को यहाँ पर 1,20,000 रुपए दिए जाएंगे। कितने? 1,20,000 रुपए दिए जाएंगे। और सरकार ऐसे मकानों को जो थोड़ी सी एल्टीट्यूड पर होंगे, हाई स्थानों पर होंगे, जहां पर मकान बनाना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, मुश्किल होता है, वहां पर 1,30,000 रुपए की राशि इस योजना के अंतर्गत लोगों को दी जाएगी। आगे देखते हैं हम। इसके बाद आगे क्या होगा, ये सभी घर एलपीजी कनेक्शन जो कि उज्ज्वला योजना सरकार ने चलाई हुई है उससे लैस होंगे। बिजली कनेक्शन जो कि दीनदयाल उपाध्याय आपकी योजना चलाई हुई है, साथ के साथ स्वच्छ भारत अभियान के तहत जो आपके पानी की सुविधा और आपके शौचालय की सुविधा से लैस होंगे। क्या होंगे? शौचालय की सुविधा से लैस होंगे। यह घर महिला या संयुक्त रूप से पति पत्नी के नाम पर आवंटित किए जाएंगे। महत्वपूर्ण चीज है, ये घर जो भी आवंटित किए जाएंगे सरकार के द्वारा, यह उस घर की महिला के नाम आवंटित किए जाएंगे या फिर संयुक्त रूप से, ज्वाइंट रूप से वाइफ एंड हस्बैंड के नाम पर आवंटित किए जाते हैं। किसी पति के नाम पर या किसी पुरुष के नाम पर ये घर आवंटित नहीं किए जाते। तो इस योजना में घर बनाने की जिम्मेदारी लाभार्थी की होती है। ये महत्वपूर्ण है, जिसको ये पैसा मिलेगा वो किसी से इस घर को ठेके पर नहीं बनवा सकते। ऐसे नहीं कि किसी बिल्डर को आपने ठेका दे दिया और उस बिल्डर के द्वारा आप इस घर को बनवा रहे हैं, तो ऐसे यहाँ पर बनाने की मनाही है। आप मजदूरों को लगा के स्वयं इस घर का निर्माण करवा सकते हैं। लक्ष्य की बात करें, इम्प्लीमेंटेशन की बात करें, तो किस तरह से इसका इम्प्लीमेंटेशन हुआ। 2 करोड़ घर बनाने का लक्ष्य है सरकार के पास, जो कि 31 मार्च 2022 तक है। क्या है? 31 मार्च 2022 तक सरकार 2 करोड़ घर बनाने की कोशिश कर रही है। ठीक है, तो यह क्या हो जाएगा? 2 मिलियन हाउस, इसका मतलब 20 मिलियन हाउस, सॉरी, इसका मतलब 2 करोड़ घर होता है। इतनी बनाने का टारगेट है सरकार के पास, लक्ष्य है। आगे हम लोग चलते हैं अगली स्लाइड पे। तो आप क्या पढ़ रहे हैं? आवास योजना के बारे में, ग्रामीण आवास योजना के बारे में, जिसको शुरू किया 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। आगे चलते हैं हम लोग। दूसरी एक नई योजना वही समाप्त हो जाती है। दूसरी एक नई योजना प्रधानमंत्री बीमा सुरक्षा योजना। कौन सी है? प्रधानमंत्री बीमा सुरक्षा योजना, जिसके लिए रिस्पॉन्सिबल मिनिस्ट्री आपकी वित्त मंत्रालय। कौन सी? वित्त मंत्रालय आपके लिए इसकी रिस्पॉन्सिबल मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, जिसके उस समय के तत्कालीन वित्त मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे आपके? उस समय के तत्कालीन फाइनेंस मिनिस्टर थे आपके कौन? अरुण जेटली। कौन थे? अरुण जेटली, जिनका हाल ही में निधन हुआ है। बीजेपी के राज्यसभा सांसद थे। क्या थे? बीजेपी के राज्यसभा सांसद थे अरुण जेटली, और ये वित्त मंत्री थे। वर्तमान में हालांकि बात करें तो निर्मला सीतारमन आपकी वर्तमान की वित्त मंत्री हैं। निर्मला सीतारमन वर्तमान में आपकी क्या है? फाइनेंस मिनिस्टर हैं एनडीए सरकार में। 17वीं लोकसभा की क्या है? ये वित्त मंत्री हैं। हाँ, चलिए आगे हम बात करते हैं कि इस योजना की शुरुआत कैसे होती है। तो इस योजना की अगर शुरुआत की हम लोग बात करें तो इस योजना को फरवरी 2015 के बजट भाषण में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने मेंशन किया। क्या किया अरुण जेटली जी ने? अरुण जेटली ने जो 2015 का अपना पहला बजट भाषण दिया था पिछली सरकार का, उसमें इस योजना का उन्होंने जिक्र किया। इस योजना का क्या किया? उन्होंने जिक्र किया। और इसके बाद इस योजना को लागू करने का समय आता है और इस योजना का शुभारंभ होता है 8 मई कोलकाता से। कहां से? 8 मई कोलकाता से इस योजना का इनॉग्रेशन होता है। और ये इनॉग्रेशन होता है भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। किसका होता है? किसके द्वारा? भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का
के द्वारा इस योजना का शुभारंभ होता है और कोलकाता से होता है और 8 मई को होता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। कोलकाता पश्चिम बंगाल की राजधानी है, जहां के चीफ मिनिस्टर कौन है आपकी? ममता बनर्जी। ममता बनर्जी टीएमसी की नेता हैं और टीएमसी की स्थापना 1998 को हुई थी, 1998 को हुई थी। ठीक है, वर्तमान में ये आपकी 2016 से नेशनल पार्टी है। क्या है? नेशनल पार्टी है। आगे हम लोग बात करते हैं इस योजना का उद्देश्य क्या था। इस योजना का उद्देश्य था मई 2015 तक भारत में 20% लोगों के पास किसी भी तरह का बीमा कवर था क्या कि भारत में जो लोग थे 2015 तक, मई 2015 तक भारत की कुल आबादी में से 20% लोगों के पास कुल बीमा कवर था। क्या था? हर पांच में से एक व्यक्ति के पास ही बीमा हुआ करता था 2015 तक। इस बीमा कवर को बढ़ाने के लिए इस योजना को शुरू किया गया। तो क्या कहा? इसमें भी कहा गया आगे कि इसमें वृद्धि लाना, मैं नहीं होना चाहिए यहाँ पे, थोड़ा सा गलत हो गया। इसमें वृद्धि लाना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। क्या है इसका उद्देश्य? इस 20% में वृद्धि लाना, इसको बढ़ा के 30, 40, 50% करने का एम है। यह 18 से 70 वर्ष के लोगों के लिए उपलब्ध है। क्या है? इसकी जो आयु सीमा है, इसके लिए जो एलिजिबल लोग हैं उनकी उम्र 18 से लेके 70 वर्ष की होना चाहिए। 18 साल का व्यक्ति बीमा कवर पा सकता है इस योजना के अंतर्गत और मैक्सिमम 70 वर्ष का व्यक्ति भी बीमा कवर पा सकता है इस योजना के तहत। इसमें 12 रुपए की वार्षिक, मात्र 12 रुपए की वार्षिक किस्त देनी होती है। कितनी? 12 रुपए की। जो भी लाभार्थी होगा, जो भी इसमें अपना नामांकन दर्ज कराएगा, उसको 12 रुपए की वार्षिक किस्त देनी होती है, जिसमें जीएसटी की छूट दी जाएगी। मतलब ये 12 रुपए के साथ साथ आपको कोई जीएसटी नहीं देनी होती। यह राशि आपके खाते से स्वतः काट ली जाएगी। जो राशि होती है 12 रुपए की हर साल, हर वर्ष, यह राशि आपके खाते से स्वतः काट ली जाएगी, ऑटोमेटिक काट ली जाएगी। ठीक है, कैसे काट ली जाएगी आपको बता के नहीं, बल्कि स्वतः कट जाएगी आपके 12 रुपए। इसके द्वारा लाभ क्या होगा आपको? इसके द्वारा लाभ होंगे एक्सीडेंट होने की दशा में जो आपका नामांकन होगा, जो आपका क्या होगा, जो जिसका रजिस्ट्रेशन होगा जिसके नाम से, जो आपका सब्सक्राइबर होगा इस योजना का, उसको एक्सीडेंट के मामले में अगर उसको फुल डिसेबिलिटी हो जाती है, क्या हो जाता है? एक्सीडेंट के साथ उसको फुल डिसेबिलिटी हो जाती है, पूर्ण रूप से विकलांग हो जाता है व्यक्ति। क्या हो जाता है? पूर्ण रूप से विकलांग हो जाता है। तो उस व्यक्ति को यहाँ पर 2 लाख रुपए का बीमा कवर दिया जाता है। कितना? 2 लाख रुपए का बीमा कवर दिया जाता है। पूर्ण रूप से विकलांग यहाँ पर लिखा जाता है कि अगर व्यक्ति की दोनों आंखें एक्सीडेंट में खो देता है, दोनों हाथ खो देता है, दोनों पैर खो देता है, उसको पूर्ण रूप से विकलांग माना जाता है। तो उस व्यक्ति को यहाँ पर 2 लाख रुपए की बीमा कवर दिया जाएगा। साथ के साथ अगर इन केस ऑफ पार्शियल परमानेंटली डिसेबिलिटी, पार्शियल परमानेंटली डिसेबिलिटी का मतलब होता है, पार्शियल मतलब थोड़ी सी, परमानेंट स्थायी, और डिसेबिलिटी विकलांगता। मतलब जैसे कि व्यक्ति को एक हाथ खो देता है, एक पैर खो देता है अथवा एक आंख खो देता है, मतलब पार्शियल विकलांग जो हो जाएगा। लेकिन हाथ खो जाएगा तो हाथ दोबारा नहीं पा सकता ना, तो इसीलिए इसमें परमानेंट भी जोड़ा गया है। तो उस व्यक्ति को 1 लाख रुपए का बीमा कवर दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? उसको 1 लाख रुपए का बीमा कवर दिया जाएगा। यहाँ पर उस व्यक्ति की डेथ हो जाती है तो भी उसको 2 लाख रुपए का बीमा कवर, उसके नॉमिनी को, जिस व्यक्ति को वह अपना नॉमिनी बनाएगा, उसको 2 लाख रुपए का बीमा कवर दिया जाएगा। नॉमिनी को 2 लाख रुपए का बीमा कवर दिया जाएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट। ठीक है, तो आपको समझ आ गया 18 से 70 वर्ष की उम्र होगी, 12 रुपए की किस्त होगी, इंस्टॉलमेंट होगा जो कि आपको देनी होगी। ठीक है, इसके आगे हम लोग चलते हैं। आगे है 24 अगस्त 2017 तक 10 करोड़ लोग, बहुत बड़ा नंबर है। कितना है? बहुत बड़ा नंबर है। लगभग 7 से 8% ही भारत की कुल आबादी का हो जाता है। 10 करोड़ लोग इस योजना के लिए अपना नामांकन करा चुके हैं। कितने लोग? 10 करोड़ लोग। तो काफी सफल योजना मानी जा सकती है सरकार की, लेकिन 10 करोड़ लोग इस योजना के लिए नामांकन करा चुके हैं। इसके साथ साथ एक और बात, अप्रैल 2017 में हरियाणा सरकार ने घोषणा की कि वह 18 से 70 वर्ष के आयु के सभी हरियाणा निवासियों को PMSY प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना द्वारा कवर किया जाएगा। कहने का मतलब यह है कि अपने सारे नागरिकों को जिनकी उम्र 18 से 70 वर्ष होगी और जिन्होंने इस योजना में नामांकन कराया है, उन सब की बीमा कवर की जो राशि होगी 12 रुपए की, वो हरियाणा सरकार देगी। कौन देगी? हरियाणा सरकार देगी।
तो इस प्रकार का पहला राज्य बना आपका हरियाणा, यहाँ पर याद रखेंगे, ठीक है। तो आगे बीमा कवर दिया जाएगा जिसमें सरकार लाभार्थी की प्रीमियम की पूर्ति करेगी। कहने का मतलब वही है, सरकार 12 रुपए की जो प्रीमियम राशि होगी उसको सरकार देगी, हरियाणा की सरकार देगी। हरियाणा की अगर बात करें तो हरियाणा की अगर हम लोग बात करें तो वहां के जो चीफ मिनिस्टर है, सीएम है, वो है आपके ML खट्टर, मनोहर लाल खट्टर। कौन है? मनोहर लाल खट्टर। और हरियाणा की राजधानी की बात करें तो इसकी राजधानी भी चंडीगढ़ है। कहां पर है? इसकी राजधानी भी चंडीगढ़ है। और मनोहर लाल खट्टर हरियाणा के चीफ मिनिस्टर है। 1966 में हरियाणा बना था। कब? 1966 में हरियाणा का जन्म होता है पंजाब राज्य से अलग करके। कहां से? पंजाब राज्य से अलग करके। और पंजाब से अलग क्यों किया गया? क्योंकि हिंदी भाषी क्षेत्र था, हिंदी भाषा के आधार पर इसको पंजाब से अलग करके एक नया राज्य बनाया गया। यहाँ के जो अभी गवर्नर हैं सत्यदेव सिंह आर्य, कौन हो जाएंगे? सत्यदेव सिंह आर्य यहाँ के गवर्नर हैं। आगे हम लोग चलते हैं, क्या हो जाएगा? आगे हम लोग चलते हैं इसके बाद अगली स्लाइड की तरफ। तो इस योजना के माध्यम से आपको सारी जानकारी मिल चुकी है। अगर इस योजना के दौरान आपने भी अगर नामांकन कराया है तो भी आपको इससे फायदा मिल सकता है कि क्या क्या इसमें होता है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। हाँ, एक नई योजना के साथ प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना बहुत काफी करीब है, पिछली योजना की जैसी है। कैसी है? जैसी आपकी पिछली योजना थी उसी के तरह आपकी ये भी योजना, बस थोड़ा सा अंतर है इसमें। तो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना की अगर बात करें, प्राइम मिनिस्टर जीवन ज्योति इंश्योरेंस स्कीम की अगर हम लोग बात करें तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल मिनिस्ट्री आपकी वित्त मंत्रालय। कौन सी? फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, वित्त मंत्रालय इसके लिए रिस्पॉन्सिबल मिनिस्ट्री है। इसकी स्थापना होती है, या ऐसे कह सकते हैं इस योजना को शुरू किया गया था 8 मई 2015 को। कब? 8 मई 2015 को इस योजना को शुरू किया गया था कोलकाता से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा कोलकाता से इस योजना को शुरू किया गया मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा। 8 मई 2015 को इस योजना का शुभारंभ किया जाता है कोलकाता के। आपकी बहुत सारी योजनाओं का शुभारंभ कोलकाता से हुआ था। कल भी हमने 2 योजना देखी थी, उनका शुभारंभ कोलकाता से हुआ था। आज हमारी ये दूसरी योजना है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, जिसका शुभारंभ भी आपके कोलकाता से हुआ है। इसके आगे हम लोग चलेंगे। इस योजना को फरवरी 2015 के बजट भाषण में अरुण जेटली ने मेंशन किया। ये भी सेम जैसे आपकी पिछली थी प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, उसी की तरह आपकी ये भी योजना थी, इसमें थोड़ा सा अंतर था, उसको देखते हैं हम लोग। इसका उद्देश्य था मई 2015 तक भारत में 20% लोगों के पास किसी भी तरह का बीमा कवर था। इसमें वृद्धि लाना, इसमें क्या करना? वृद्धि लाना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। आगे देखते हैं हम। इसकी वार्षिक किस्त 330 रुपए थी। कितनी थी? ये अंतर है उसमें। इसकी वार्षिक किस्त 330 रुपए थी, उसकी वार्षिक किस्त आपके पास 12 रुपए थी। कितनी थी? 12 रुपए थी। इसमें आपका क्या हो जाएगा? हाँ, इसमें आपका हो जाएगा, इसकी उम्र सीमा आपकी 18 से 50 वर्ष थी। कितनी थी? 18 से 50 वर्ष इसमें आपकी उम्र सीमा है। 18 से लेके 50 वर्ष का कोई भी व्यक्ति इसमें क्या कर सकता है? नामांकन करा सकता है। किसी भी कारण से मृत्यु, यहाँ पर कोई कारण मेंशन नहीं किया गया। किसी भी कारण से मृत्यु हो जाने पर नामित व्यक्ति को 2 लाख रुपए दिए जाएंगे। किसी भी कारण से अगर मृत्यु हो जाती है तो नामित व्यक्ति को 2 लाख रुपए दिए जाएंगे। पिछली योजना में एक्सीडेंट के केस में आपको दिया जा रहा था। क्या था? एक्सीडेंट के केस में आपको धनराशि दी जा रही थी। इस योजना में आपको मृत्यु के कारण से धनराशि दी जाएगी। किसके? तो एक्सीडेंट के चांसेस काफी कम होते हैं, इसीलिए वहां पर किस्त को कम रखा गया था, 12 रुपए रखा गया था। लेकिन मृत्यु तो सबको आनी है ना। 50 वर्ष के बाद आदमी हो सकता है 60 वर्ष बाद एक्सपायर हो जाए, 65 या 70 वर्ष बाद एक्सपायर हो जाए, तो मृत्यु तो सबको आती है, इसीलिए इसकी तो इसमें कन्वर्जन थोड़ा सा ज्यादा होता है। क्या होता है? इसका कन्वर्जन थोड़ा ज्यादा होगा पेमेंट के रूप में, लोगों को दिए जाने वाली वापस धनराशि के रूप में, क्योंकि सबको जाना है ऊपर, तो इसमें कोई सोचने वाली बात है नहीं। तो 330 रुपए की इसीलिए इसकी वार्षिक किस्त को रखा गया। और इसमें 50 वर्ष इसीलिए रखा गया क्योंकि 50 वर्ष से ज्यादा अगर रखेंगे, तो जैसे कि 60 या 65 वर्ष रखेंगे, तो आदमी मृत्यु के ज्यादा करीब होता है उस एज में, तो ज्यादा अपनी इंस्टॉलमेंट या ज्यादा किस्त जमा नहीं कर पाएगा, और कम किस्त जमा करने से उसको ज्यादा रुपया मिल जाएगा, इसीलिए इसकी उम्र सीमा को थोड़ा कम रखा गया है। तो यहाँ पर 18 से 50 वर्ष, 18 से यहाँ पे 50 वर्ष के बीच में उसकी एज होनी चाहिए। किसी भी कारण से मृत्यु हो जाने पर, कारण मेंशन नहीं किया गया इस योजना में, चाहे जो कारण हो,
चाहे उम्र की वजह से, बीमारी की वजह से, किसी अन्य कारण की वजह से अगर मृत्यु हो जाती है आपकी, तो नामित व्यक्ति को आप अपने पीछे जिसको नामित करेंगे, नॉमिनी बनाएंगे, उसको 2 लाख रुपए दिए जाएंगे। राशि दोनों में बराबर है। उस पिछली वाली योजना में राशि थी किसकी? एक्सीडेंट की। वहां पर मैंने आपको मेंशन किया डेथ की, वहां पर डेथ नहीं होगा, सिर्फ एक्सीडेंट होगा, ठीक है। तो वहां पर एक्सीडेंट के लिए था पिछली वाली में, यहाँ पर आपके मृत्यु होने पर। आगे बढ़ते हम लोग। 30 मई 2018 तक इस योजना के अंतर्गत भारत में 5.33 करोड़ लोग नामांकन करा चुके हैं। पिछली योजना में 10 करोड़ लोग करा चुके थे, इसमें लगभग 5.33 करोड़ 30 मई 2018 तक इस योजना में नामांकन करा चुके हैं। तो ये भी काफी सफल योजना मानी जा सकती है भारत सरकार की, ये भी काफी सफल योजना मानी जा सकती है भारत सरकार की। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण है। शुरुआत होती है इसकी भी कोलकाता से। कहां से शुरुआत होती है इसकी भी? कोलकाता से। आगे चलते हैं हम लोग। और आगे जैसे कि आपने देखा कि यहाँ पर बार बार भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिक्र किया जा रहा है कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसको शुरू किया। तो आइए जान लेते हैं हम भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में थोड़ा सा, क्योंकि वो भी इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, तो जान लेते हैं हम उनके बारे में। हाँ जी, अगर बात करें भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में, तो आपको एक तरफ इनका फोटो दिख रहा होगा, पहचानते तो आप सभी होंगे इनको, ठीक है। तो ये क्या हो जाएंगे? भारत के 14वें प्राइम मिनिस्टर हैं, 14वें और वर्तमान प्राइम मिनिस्टर है। कैसे हैं? 14वें भारत के और वर्तमान प्राइम मिनिस्टर हैं। वर्तमान प्रधानमंत्री हैं भारत के, जो कि 2014 में 26 मई 2014 में भारत के प्रधानमंत्री बने। किसको? इनसे पहले जो भारत के प्रधानमंत्री थे वो थे मनमोहन सिंह, और उनके बाद भारत के 14वें प्रधानमंत्री बने प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी, ठीक है। इन्होंने अपनी ऑफिस को संभाला 26 मई 2014 को। कब? 26 मई 2014 को इन्होंने ऑफिस संभाला। और इससे पहले कहाँ थे ये? तो 14वें चीफ मिनिस्टर थे गुजरात के। कौन थे? 14वें चीफ मिनिस्टर थे गुजरात के आपके। गुजरात 1960 में आपका बॉम्बे प्रांत से अलग करके नया राज्य बनाया गया था गुजराती भाषा के आधार पर। तब से लेके 2014 तक ये 14वें चीफ मिनिस्टर बन चुके थे गुजरात के। ऑफिस संभाली थी इन्होंने चीफ मिनिस्टर के रूप में 7 अक्टूबर 2001 से 22 मई 2014 तक, मतलब भारत के प्रधानमंत्री बनने से 4 दिन पूर्व तक ये गुजरात के मुख्यमंत्री थे। इससे पहले इसके बाद भी अगर इनकी बात करें तो ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मतलब एमपी हैं लोकसभा के। किसके हैं? लोकसभा सांसद हैं। इनकम्बेंट मतलब वर्तमान में है। एज्यूम्ड ऑफिस 16 मई 2014 से, 16 मई 2014 से, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है आपको 26 मई 2014 और सांसद बन जाते हैं 16 मई 2014, क्योंकि 16 मई को वोटिंग की गई थी। और जिस दिन वोटिंग की जाती है उस दिन सारे सांसदों को एक प्रमाण पत्र दिया जाता है। क्या दिया जाता है? एक प्रमाण पत्र दिया जाता है। और जिस दिन से इनको ये सर्टिफिकेट मिल जाता है जीत का, वो प्रमाण पत्र उस डिस्ट्रिक्ट के कौन देते हैं? उनको डीएम देते हैं। तो जिस दिन से ये प्रमाण पत्र इश्यू कर दिया जाता है उसी दिन से सांसद माने जाते हैं। लेकिन इन्होंने शपथ ग्रहण प्रधानमंत्री के रूप में 26 मई 2014 को ली थी, इसी दिन से ये भारत के प्रधानमंत्री हैं। बनारस से सांसद हैं आपके। मेंबर ऑफ गुजरात लेजिस्लेटिव असेंबली की बात करें तो 1 जनवरी 2002 से 16 मई 2014 तक ये गुजरात में एमएलए थे। क्या थे? गुजरात में एमएलए थे। कॉन्स्टिट्यूंसी थी इनकी मणिनगर से ये विधायक थे। पर्सनल डिटेल के बारे में जाने तो 17 सितंबर इनका जन्म दिवस होता है 1950 में। 17 सितंबर 1950 को इनका जन्म होता है। वर्तमान एज इनकी लगभग 69 वर्ष की है, क्योंकि सितंबर चल रहा है, 15 दिन बाद या 13 दिन बाद करीब इनका जन्म दिवस आने वाला है। वडनगर में इनका जन्म हुआ, बॉम्बे स्टेट में। उस समय क्या थी? गुजरात आपकी बॉम्बे स्टेट में आती थी। मैंने बताया 1960 में आपका गुजरात राज्य बना था। कब बना था? 1960 में गुजरात राज्य बना था भारत का, जो कि 15वां राज्य था भारत का, ठीक है। तो इसीलिए ये वडनगर उस समय बॉम्बे स्टेट में आता था, बॉम्बे प्रांत में आता था। प्रेजेंट डे में अगर बात करें तो गुजरात में आता है आपका वडनगर। स्पाउस मतलब इनकी पत्नी की बात करें तो जिनका नाम है जसोदा बेन। क्या है? जसोदा बेन इनका नाम है। 1968 में इनकी शादी होती है उनके साथ, ठीक है। तो आपको इतनी सारी डिटेल नरेंद्र मोदी जी के बारे में पता लग गई। चलिए हम अगली योजना के बारे में बात करते हैं।
और अगली योजना आपको किस तरह से बताती है, क्या बताती है, क्या जानकारी देती है, उसके बारे में बात करेंगे। अगली है आपकी योजना सुकन्या समृद्धि योजना। एक काफी महत्वपूर्ण योजना केंद्र सरकार की, काफी महत्वपूर्ण योजना केंद्र सरकार की। शुभारंभ होता है इस योजना का 22 जनवरी 2015। कब होता है? 22 जनवरी 2015 को इस योजना का शुभारंभ होता है। स्थान भारत के, स्थान मतलब कहां से इस योजना की शुरुआत होती है? तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इस योजना को पानीपत हरियाणा का एक शहर है, ठीक है, तो पानीपत से इसे शुरू किया गया। कहां से? पानीपत से इसको शुरू किया गया। यह भारत सरकार समर्थित बचत योजना है। क्या है? भारत सरकार की सपोर्टेड बचत योजना है, सेविंग स्कीम कह सकते हैं, जो बालिकाओं के भविष्य पर लक्षित है, जो बालिकाओं के भविष्य पर लक्षित है। जो बालिकाएं मतलब जो आपकी गर्ल चाइल्ड होती है, क्या होता है? गर्ल चाइल्ड होता है, उनके फ्यूचर पर लक्षित है, उनके फ्यूचर को बेहतर बनाने के लिए इस योजना को शुरू किया गया। यह योजना उनके माता पिता को बालिका के भविष्य की शिक्षा और उसके विवाह के खर्च के लिए कोष बनाने के लिए प्रोत्साहित करती है। योजना क्या बताती है? तो जो बालिका होगी आपकी, उसके भविष्य की शिक्षा के लिए और उसके विवाह के लिए, उसकी शादी के लिए आप एक कोष तैयार करो, एक फंड तैयार करो, ताकि आपको बाद में मदद मिले इस योजना के माध्यम से। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। इस योजना को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के एक भाग के रूप में लॉन्च किया। क्या था? नरेंद्र मोदी जी का एक स्लोगन है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। उसी योजना के माध्यम से, उसी योजना के एक पार्ट के रूप में, एक भाग के रूप में इसको लॉन्च किया। वर्तमान में यह योजना 8.4% ब्याज दर प्रदान करती है। ये वार्षिक ब्याज दर है जो कि आपकी 8.4% ब्याज दर प्रदान करती है। इसके लिए खाता किसी भी भारतीय डाकघर या अधिकृत कॉमर्शियल बैंक, वाणिज्यिक बैंक में आप खाता खोल सकते हैं। किसी भी भारतीय डाकघर में भी आप खाता खोल सकते हैं, या फिर अधिकृत कॉमर्शियल बैंक में, ऑफिशियल कॉमर्शियल बैंक में भी आप खाता खोल सकते हैं। खाता खोलने की उम्र भी एक होगी, एक लिमिट होगी, जिसके बारे में हम लोग आगे बात करते हैं। खाता बालिका के जन्म से 10 वर्ष की आयु तक खोला जाएगा। जैसे बालिका का जन्म होता है और जन्म से लेके आप 10 वर्ष तक उसके नाम से आप कभी भी खाता बैंक में या किसी भी भारतीय डाकघर में खोल सकते हैं। ठीक है, तो आपको पता पड़ गया मैक्सिमम एज उस बालिका की क्या होगी, उस गर्ल की क्या होगी, 10 वर्ष होगी, और जन्म से लेके आप 10 वर्ष तक कभी भी उसके नाम से खाता खोल सकते हैं सुकन्या समृद्धि योजना के तहत, जिसमें आपको वार्षिक 8.4 ब्याज दर के हिसाब से आपको भुगतान किया जाएगा। ये 8.4 रिवाइज हुई है, कई बार क्या हुआ है, रिवाइज हुई है। आगे देखेंगे कि रिवीजन लिस्ट मैंने तैयार करी है कि जब इस योजना की शुरुआत की गई थी तब ब्याज दर कितनी थी, और वर्तमान में 8.4 है। 8.4 इस साल की 2019 की जो आपका तीसरा क्वार्टर चल रहा है, जुलाई से सितंबर, उसके लिए है। क्या है? जुलाई टू सितंबर, उस क्वार्टर की आपकी क्या है, ये जुलाई टू सितंबर, उस क्वार्टर की क्या है आपकी रेट है 8.4। आगे हम लोग बात करते हैं इसी योजना के बारे में। माता पिता प्रति बच्चा एक खाता इस योजना के अंतर्गत खोल सकते हैं। मतलब एक अगर बालिका है तो उसका एक ही खाता इस योजना के माध्यम से खोला जा सकता है। खाते को भारत में कहीं भी स्थानांतरित किया जा सकता है। उदाहरण के तौर पर कि जब बालिका का जन्म हुआ और उसका खाता खोला गया, तब उसके माता पिता न्यू दिल्ली में रहते थे, लेकिन थोड़े दिन बाद वो कहाँ चले गए, जयपुर चले गए, तो इस खाते को जयपुर भी ट्रांसफर किया जा सकता है। नो इश्यू, कहीं भी आप इस खाते को भारत में स्थानांतरित या ट्रांसफर कर सकते हैं। आगे देखते हैं हम लोग खाते के लिए न्यूनतम जमा राशि। खाता खोलने के समय जब आप खाता खोलेंगे तब आपको इसमें न्यूनतम डिपॉजिट मनी 250 रुपए रखने होंगे। कितने रखे होंगे? 250 रुपए रखने होंगे। इसके बाद आप 100 रुपए के गुणक में कोई भी धनराशि जमा कर सकते हैं। कितना? 100 रुपए के गुणक में, 100 रुपए के मल्टीपल में, मतलब 500, 1000, 2000, 5000, 4000, 10,000, 20,000, जो 100 का मल्टीप्लाई होगा उसमें आप रख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अधिकतम लिमिट होगी, मैक्सिमम लिमिट यहाँ पर 1,50,000 की होगी। कितनी होगी? 1,50,000 रुपए तक आप इसमें जमा करा सकते हैं। हम लोग आगे देखेंगे। हाँ जी, लिखा हुआ है आपका अधिकतम जमा राशि 1,50,000 रुपए। कितनी? 1,50,000 रुपए तक आप इसमें जमा करा सकते हैं। यदि एक वर्ष में न्यूनतम 250 रुपए, न्यूनतम कितना है वर्तमान में, ये 250 है। जब खाता खोला गया था तब न्यूनतम धनराशि हुआ करती थी 1,000 एक वर्ष में।
आप 1000 एक वर्ष में जमा नहीं करते तो आप पर फाइन लगाया जाएगा। लेकिन इस राशि को घटा के अब 250 कर दिया गया है, मतलब 250 रुपए प्रति वर्ष इस खाते में आप जमा नहीं करते तो आपसे 50 रुपए का जुर्माना या फाइन वसूला जाएगा। जुर्माना राशि आपको देनी पड़ेगी, आपके खाते से काट ली जाएगी। खाता से, हाँ आगे देखते हैं हम लोग और क्या क्या फायदे हो सकते हैं। खाता से उच्च शिक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए 18 वर्ष की आयु में, 18 वर्ष की आयु जब हो जाएगी बच्ची की या बालिका की, तो 50% निकासी आप कर सकते हैं, क्योंकि खाता था बच्ची की भविष्य के लिए, उसकी पढ़ाई लिखाई के लिए, उसकी उच्च शिक्षा के लिए, उसके विभाग के लिए। तो जब वो 18 वर्ष की हो जाएगी तब आप 50% धनराशि इस खाते से निकाल सकते हैं। ये खाता आपको अनुमति देता है। खाता खोलने की तारीख से 21 वर्ष के बाद यह परिपक्वता तक पहुंचता है। कितना? जब आप खाता खोलेंगे जिस तारीख से, और उसके 21 वर्ष बाद ये मैच्योर हो जाएगा, इसकी मैच्योरिटी पीरियड पूरा हो जाएगा और आप इससे पूरी धनराशि को वापस निकाल सकते हैं उस ब्याज दर के साथ। कितने निकाल सकते हैं? आप उससे पूरी धनराशि वापस निकाल सकते हैं 21 वर्ष के बाद। तो ये खाता मैच्योर कब होगा, इसमें मैच्योरिटी कब आएगी? 21 वर्ष बाद ये खाता परिपक्वता तक पहुंचता है। आगे देखते हैं हम लोग प्राप्ति, उद्देश्य की प्राप्ति कितनी की, तो मार्च 2015 के मध्य में लॉन्च के 2 महीने के भीतर ही, किसके? लॉन्च के 2 महीने के भीतर ही 1,80,000 खाते इस योजना के तहत खोले गए। तो काफी सफल योजना थी। क्या थी? काफी सफल योजना थी ये आपकी केंद्र सरकार की, तो सफल योजनाओं में गिनी जाती है आप ये भी आपकी। आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट, ठीक है, तो काफी सफल योजना थी आपकी। आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट, चलिए चलते हैं। सुकन्या समृद्धि योजना, सुकन्या मतलब आपकी कन्या, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। हाँ, इंटरेस्ट रिवीजन लिस्ट, ये मैंने बताया था आपको, इसके बारे में बताऊंगा। फाइनेंशियल ईयर 2014-15, क्योंकि ये जनवरी 2015 में शुरू होती है, तो आपका फाइनेंशियल ईयर 15 समाप्त नहीं हुआ, 31 मार्च तक चलेगा। तो उसके लिए आपकी 9% से शुरू हुई थी योजना। इंटरेस्ट रेट था 9% और आप तब इन्वेस्ट कर सकते थे न्यूनतम धनराशि 1000 पर ईयर और 1,50,000 मैक्सिमम था। अगली साल में 2015-16 में ये रेट बढ़ के हो जाता है 9.2% और मैक्स जो आपकी मिनिमम इन्वेस्टमेंट था वो 1000 रुपये का था। आगे 2016-17 में 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक ये इंटरेस्ट रेट रहता है आपका 8.6 और आपका मिनिमम इन्वेस्टमेंट होता है 1000 रुपये का। अगर आप इतना नहीं रखेंगे तो 50 रुपये आपसे फाइन देना पड़ेगा, आपको फाइन देना पड़ेगा। आगे आपका 8.5% हो जाता है, यहाँ भी आपका 1000 रुपये मिनिमम है। आगे आके 2017 से 18 के फाइनेंशियल ईयर में आपको 8.4%, यहाँ भी आपको 1000 रुपये मिनिमम रखना पड़ेगा। आगे 17-18 में 1 जुलाई से 31 दिसंबर का, हाँ 1 जुलाई से 31 दिसंबर मतलब तीसरे और चौथे क्वार्टर के लिए 8.3% कर दिया जाता है सरकार के द्वारा। मतलब यहाँ पे देखा होगा आपने कंटिन्यूसली ये जो इंटरेस्ट रेट है जब सरकार ने इस योजना को शुरू किया तब से लेकर अब तक घटता हुआ आ रहा है। तो आगे देखेंगे हम लोग 2018-2019 में 8.1%। ये जो खाता धारक थे उनके लिए अच्छी सूचना नहीं है, क्योंकि वर्तमान लगातार इसका जो इंटरेस्ट रेट था इस योजना के माध्यम से वो घटता हुआ जा रहा है, डिक्रीज होता हुआ जा रहा है। लेकिन यहाँ पर एक बड़ी सहूलियत खाता धारकों के लिए कि अब आपको प्रति वर्ष मिनिमम 250 रुपये ही जमा करने होंगे। 2018-19 के फाइनेंशियल ईयर में 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर तक चौथे क्वार्टर की अगर बात करें तो इसको बढ़ाया गया थोड़ा सा और 8.5% कर दिया गया और यहाँ पर मिनिमम इन्वेस्टमेंट आपका 250 रुपये का ही रहेगा। 18-19 की बात करें तो 1 जनवरी 2019 से 31 मार्च 2019 तक ये इंटरेस्ट रेट है आपका 8.5% और 250 रुपये का यहाँ पर मिनिमम डिपॉजिट राशि 1 वर्ष में इतनी आपको यहाँ पे डिपॉजिट रखनी पड़ेगी। लेकिन अगर वर्तमान की बात करें तो आपकी ये राशि ये इन्वेस्टमेंट रेट है, इंटरेस्ट रेट है, ब्याज दर है 8.4%, जो कि जुलाई से सितंबर के क्वार्टर में होगा। आगे रिवाइज किया जाएगा सितंबर के बाद। इसके बाद हम लोग चलते हैं आगे। ये आपकी अंतिम योजना थी, इसके बाद आपकी सारी योजनाएं खत्म हो जाती हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। योजनाएं आपकी सारी खत्म हो जाती हैं। आगे हम कई सारी योजनाओं के बारे में और जानेंगे। तो जैसे कि आपको कई सारी योजनाओं के बारे में हम और जानेंगे, तो जैसे कि आपको यहाँ पर मैंने बहुत सारी जानकारी आपको प्रोवाइड कराई, तो आप इस जानकारी को पीडीएफ भी इस वीडियो के तुरंत नीचे आपको मिलेगी।
तो आप PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं, और कल की PDF अगर आपने डाउनलोड नहीं की है तो आप उसको भी डाउनलोड कर लेंगे, क्योंकि PDF उस क्लास के नीचे लगा दी गई है। क्या कर दिया गया है? PDF उस क्लास के नीचे लगा दी गई है, तो आप उस क्लास को भी डाउनलोड कर लेंगे और सारी PDF को एक बार फिर से पढ़ेंगे। आप लोग क्या करेंगे? सारी PDF को एक बार फिर से पढ़ेंगे ताकि आपका सारा रिवाइज हो जाए और आपको महत्वपूर्ण जानकारी मिल सके इन योजनाओं के बारे में। थोड़ी सी इनमें डाटा से संबंधित जानकारी होती है जो आपको याद रखनी आवश्यक है, और कब इसको शुरू किया गया, कब इसको लॉन्च किया गया, कौन सा मंत्रालय इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये सारी जानकारी आपको होनी चाहिए। किसके द्वारा किसने इसको लॉन्च किया और कहां पर ये लॉन्च की गई, या फिर इसने क्या किसी योजना को रिप्लेस किया, ये सारी चीजों की जानकारी आपके लिए बहुत आवश्यक है। इन योजनाओं को ध्यान रख पाना महत्वपूर्ण होता है और थोड़ा मुश्किल होता है समझ पाना, क्योंकि ये योजनाएं हमेशा आंकड़ों की बात करती हैं, तो थोड़ी इंटरेस्टिंग कम होती हैं, लेकिन आपको याद रखना पड़ेगा इन योजनाओं को। मोटी मोटी चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी, प्रधानमंत्री से संबंधित भी आपको थोड़ी बहुत चीजें याद रखनी पड़ेंगी। उद्देश्य इनके याद रखने पड़ेंगे, इनके आंकड़े याद रखने पड़ेंगे, इनके शुभारंभ का समय याद रखना पड़ेगा, और इनको किसने शुभारंभ किया, इनको इनॉग्रेट किसने किया उसको याद रखना पड़ेगा, और कहां पर इसको इनॉग्रेट किया गया, ये सारी जानकारी आपको रखनी पड़ेगी, तभी आप एग्जाम में सारे क्वेश्चन कर पाएंगे। तो चलिए चलते हैं, मिलेंगे कल एक और नई क्लास के साथ जिसमें बची हुई सारी योजनाएं केंद्र सरकार की होंगी, और उसके बाद हम लोग शिफ्ट करेंगे मेजर स्कीम ऑफ यूपी। किसके बारे में? मेजर स्कीम ऑफ यूपी के बारे में जानेंगे, जो काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप लोग यूपी के एग्जाम अगर दे रहे हैं सारे, कुछ भी एग्जाम इसके अलावा भी अगर आप कोई एग्जाम देंगे तो उन सारे एग्जाम में आपके क्वेश्चन यूपी के जो आपकी मेजर स्कीम्स हैं यूपी गवर्नमेंट की, योगी आदित्यनाथ की सरकार की, तो वहां से भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। चलिए हम लोग तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखेंगे, और अंत में कहना चाहूंगा कि इस क्लास के नीचे आप अपना फीडबैक देना न भूलें, ठीक है। मैंने पहले भी बोला है थोड़ी सी टफ होती हैं, तो इन आंकड़ों को याद रखना बहुत जरूरी है थोड़ा सा, ठीक है। मैं वैसे कोशिश करता हूं कि आपको ये सारी चीजें याद हो जाएं ताकि आपको ज्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़े। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, आते रहिएगा, मिलेंगे कल। वेलकम टू एग्जामपुर, ये शुरुआत में बोला जाता है लेकिन कोई नहीं। हाँ चलिए तो चलते हैं, कल मिलेंगे, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखेंगे। थैंक यू, बाय बाय।